श्रवण कुमार गोस्वामी का एक उपन्यास है भारत बनाम इंडिया। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के अंदर बसी दो अलग अलग दुनियाओं की पड़ताल है। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो चलिए इस कमाल की कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, किताब खुलते ही ये लाइनें सामने आती हैं। ये उपन्यास का समर्पण है और ये पहले ही नज़र में पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है। ये साफ हो जाता है कि ये भारत और इंडिया नाम की दो दुनियाओं के टकराव की कहानी होने वाली है। तो कहानी का हीरो है एक पत्रकार, और उसे एक ऐसा मिशन मिलता है जो सुनने में ही बड़ा अजीब है। उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसका नाम ही देश का नाम है, और यहीं से उसकी एक असाधारण यात्रा शुरू होती है। तो देखिए, कहानी की बुनियाद बहुत सीधी सादी है। साल है 1972 का, जब भारतीय मूल का एक ब्रिटिश पत्रकार जेक फिलिप भारत आता है। उसका मिशन है भारत नाम के एक व्यक्ति को ढूंढना और देश की तरक्की पर एक रिपोर्ट तैयार करना। पर यह खोज उसे एक ऐसी पहेली में उलझा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं इस कहानी का असली मर्म छिपा है। एक तरफ है इंडिया, यानी शहर, अंग्रेजी बोलने वाले लोग, नौकरशाही में फंसा हुआ सिस्टम, और दूसरी तरफ है भारत, जो गांव में बसता है, जो देश की असली आत्मा है, लोगों की सच्ची पहचान है। उपन्यास के हिसाब से इंडिया बस एक ट्रांसलेशन है, जबकि असल चीज तो भारत ही है। तो जेक फिलिप अपनी खोज इंडिया से शुरू करता है, लेकिन उसे बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि वो शायद गलत जगह ढूंढ रहा है। उसका पहला पड़ाव कन्फ्यूजन और निराशा से भरा होता है, क्योंकि इंडिया की दुनिया में भारत का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उसकी ये खोज उसे इंडिया के बड़े बड़े शहरों की भूल भुलैया में ले जाती है। बॉम्बे में उसे एक एक्टर मिलता है जो पर्दे पर भारत बना था, असल भारत नहीं। कलकत्ता और मद्रास में भी उसकी तलाश बेकार जाती है, और आखिर में वो पूरी तरह हताश होकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचता है। जेक की निराशा इन शब्दों में साफ झलकती है। अब ये सिर्फ एक पत्रकार की खोज नहीं रह गई थी, ये तो एक पहचान का संकट बनता जा रहा था। उसे भारत मिल ही नहीं रहा था। दिल्ली पहुंचकर जेक की खोज में एक बहुत ही सटायरिकल, एक व्यंग्यात्मक मोड़ आता है। अब उसकी मुलाकात होती है मिस्टर इंडिया से, जो राज्य या कह लीजिए कि सिस्टम का प्रतीक है। उसे साफ साफ बताया जाता है कि भारत से मिलना है तो पहले मिस्टर इंडिया से मिलना होगा, और उसे सिर्फ मिस्टर इंडिया ही कहना होगा, मिस्टर भारत नहीं। विडंबना देखिए, देश की आत्मा तक पहुंचने के लिए भी सिस्टम के दरवाजे से गुजरना जरूरी है। तो जेक, जो एक सच्चा पत्रकार है, वो एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि आज़ादी के 25 साल बाद इस देश में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है। और मिस्टर इंडिया का जवाब सुनिए। इसमें एक अजीब सी उदासीनता है। वो कहता है कि भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन यहाँ की जनता बड़ी पिक्यूलियर है, यानी कि अजीब है। ये जवाब शासक और शासित के बीच की गहरी खाई को साफ दिखाता है। और यहाँ पर उपन्यास का व्यंग्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। मिस्टर इंडिया का मानना है कि गरीबी हो या ना हो, उसका दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गरीबी नहीं दिखेगी तो फिर नेता लोग नारे किस चीज के लगाएंगे। ये इंडिया की सत्ता और भारत की सच्चाई के बीच के गहरे फासले को दिखाता है। मिस्टर इंडिया से मिलने के बाद जेक का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसे एक बात तो साफ हो जाती है, और यहीं से कहानी एक नया, बहुत जरूरी मोड़ लेती है। जेक समझ जाता है कि असली भारत उसे इन सरकारी दफ्तरों और बड़े होटलों में तो कभी नहीं मिलने वाला। उसे ढूंढने के लिए उसे इंडिया के इस ताम झाम को छोड़ना ही होगा। तो बस वो साधारण कपड़े पहनता है, एक साइकिल उठाता है और असली देश की आत्मा को ढूंढने निकल पड़ता है। तो सवाल अब और भी बड़ा हो जाता है। अगर भारत इन बड़े बड़े शहरों में नहीं है, राजनीति में नहीं है, तो फिर आखिर वो है कहाँ? और फिर कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। जेक को आखिरकार वो मिल ही जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह पर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जरा वो सीन सोचिए, एक गांव का भीड़-भाड़ वाला बाजार, हर तरफ धूल, शोर और जिंदगी की भागदौड़। और इसी भीड़ के बीच जैक के कानों में एक आवाज पड़ती है, एक गीत की धुन जो उसे वहीं के वहीं रोक देती है। वो पास खड़े एक नौजवान से पूछता है कि ये कौन गा रहा है, और उसे जो जवाब मिलता है वो सुनिए। नौजवान कहता है,
उन्हें कौन नहीं जानता, उनका नाम भारत जी है। खोज पूरी हो गई। भारत कोई नेता या कोई बड़ा अफसर नहीं है। वो तो एक गरीब मामूली सा गायक है जो एक मंदिर के पास रहता है और अपनी कला में जीता है। देश की आत्मा असल में सत्ता में नहीं बल्कि कला और सादगी में बसती है। लेकिन भारत को ढूंढ लेना कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं। और भारत जी का जो फलसफा है वो बहुत ही सादा और गहरा है। वो कहते हैं कि जाति पाति कोई नहीं पूछता, जो ईश्वर को भजता है वो ईश्वर का हो जाता है। ये सोच इंडिया की नौकरशाही और पेचीदा नियमों से कितनी अलग है। तो जैक की खोज अब एक नए सफर में बदल जाती है। वो भारत के साथ देश को उसकी नज़रों से देखने निकल पड़ता है। उपन्यास हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देता है कि ये दो अलग अलग दुनिया एक ही देश में एक साथ कैसे रहती हैं। ये उपन्यास लिखा तो गया था 1972 में, पर इसका सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। क्या इतने दशकों के बाद भी भारत और इंडिया के बीच की वो दूरी, वो खाई वैसी ही है या शायद और गहरी हो गई है? इसका जवाब ये कहानी हम सब पर छोड़ देती है।